तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, यानी कि इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है 28 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 55 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पोषण एवं स्वास्थ्य आने वाला है। तो बढ़िया तरीके से आपको ये वीडियो देखना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और थोड़ा-सा आज मैनेज कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ से नहीं बोल पाएँगे क्योंकि जुकाम और बुखार दोनों एक साथ में है। ठीक है? फिर भी आपकी हम क्लास ले रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, नहीं तो छुट्टी ले लेते। ठीक है ना? लेकिन डेली आपके लिए क्लास आती रहेगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लगातार जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, साथ ही साथ में आपको बता दें, आप सबको पता है एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र ₹128 में आपको मिलने वाले हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर मैसेज करके आपको ये नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है या आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी में कुछ कमजोरी है, तो तुरंत इस नोट्स को मंगवा करके आराम से आप 20 से 22 दिन के अंदर इस नोट्स को 2 बार खत्म कर सकते हैं। इस तरह से इस नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। जो भी अभी टेस्ट दे रहे हैं उनके नंबर मान लीजिए 130 135 तक आ रहे हैं, तो अभी वो इस नोट्स को मंगा करके कंप्लीट कर लेंगे तो आराम से वो 160 165 तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? इसलिए आप ये तुरंत नोट्स मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो पोषण एवं स्वास्थ्य जो 55 नंबर का आने वाला है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको दूसरों से अलग करेंगे। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर आने वाला है, एक्ट भी आएंगी, योजनाएं आएंगी, तो ये सब कुछ हमने कवर किया है। ये तीनों की पीडीएफ आपको अलग से दी जाएगी। इसके बाद में शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये भी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है। साथ ही साथ में मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, ये भी हमने कंप्लीट कवर किया है। सारी पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर किया गया इस नोट्स में। तो तुरंत आप लोग ये नोट्स मंगवा करके अपनी तैयारी को और तेज धार दीजिए, जिससे कि 660 जो सीटें हैं, इसमें एक सीट आपकी जरूर पक्की हो जाए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। नोट्स मंगवाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। ये आपको देखिए यहाँ पर स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको ₹128 का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ₹128 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, 7052547003। तुरंत की तुरंत जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है? ये नोट्स आपके घर तक नहीं जाएंगे क्योंकि घर तक पहुँचाने का टाइम ही नहीं बचा है। 15 दिन में आपके घर पर पहुँचेगा और 28 से आपका पेपर है, फिर पढ़ोगे कब? ठीक है ना? तो तुरंत आपको हम व्हाट्सएप पर ही ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, तो पहला प्रश्न है, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आप सबने देखा होगा, पोलियो का जब ड्रॉप्स पिलाने लोग आते हैं तो ऐसा एक बॉक्स सा लिए रहते हैं ना, सबने देखा है, ऐसे इसमें एक ऐसे लगा रहता है और ये बॉक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, टीके वगैरह वैक्सीन वगैरह रखी रहती है। तो वही पूछ रहे हैं कि इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? अभी तक आप लोग पेटी पेटी कहते थे, भैया वो पोलियो की पेटी कहाँ है, पोलियो की पेटी कहाँ है, लेकिन ये पेटी नहीं होती। ठीक है ना? इसका नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। आइए देख लेते हैं। वॉक इन फ्रीजर कहते हैं, वॉक इन कलर कहते हैं, वैक्सीन कैरियर कहते हैं, या फिर आइस पैक कहते हैं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम इसको क्या कहते हैं? वैक्सीन कैरियर कहते हैं। इसमें वैक्सीन को लेकर के रखा जाता है छोटी मात्रा में। ठीक है? मान लीजिए आज इस मोहल्ले में अपन को टीके लगाने जाना है, तो वो उतनी वैक्सीन जो है उसमें रख करके वो लोग ले जाते हैं। ठीक है? इसी को हम वैक्सीन कैरियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे देखते हुए आगे निकलेंगे। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 2.1, 5.14, 4.184 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। ये मात्रक भी आपके एग्जाम में एक दो मात्रक पूछ लेते हैं। ठीक है? चलिए साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमपी टेट चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमपी आबकारी का जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं। कोई आपका भाई बहन इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको ये नंबर जरूर दे दीजिएगा कि इससे आप लोग जो है टॉप सुपर नोट्स मंगा करके अपनी तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखते हैं। एक मिनट यार, खांसी आ रही है। चलिए नंबर 3, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग
क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? आप सबको पता है पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया होती है। अभी आपको आंसर बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या शुद्ध करने के लिए और कैसे होती है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया। देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, वैक्सीन को शुद्ध करने के लिए, मांस को शुद्ध करने के लिए या फिर दूध को शुद्ध करने के लिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध को शुद्ध करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में 10 लीटर दूध है, तो इस 10 लीटर दूध को जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक है? और गर्म करके इसको एकदम से फ्रीजर में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जीवाणु होते हैं, वो सारे जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से इस दूध को पैकेट में पैक करके रख देते हैं और ये फिर कभी फटता नहीं है। कितने भी दिन तक रखे रहो, कितने दिन का मतलब है, एक उसमें एक्सपायरी डेट होती है, 2 महीने 1 महीने तक रखे रहो या फिर 10 दिन 15 दिन जो भी रहता है, उतने दिन तक वो खराब नहीं होगा। इसी प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। कभी आप दूध का पैकेट लीजिएगा तो देखेंगे उस पर लिखा रहेगा पाश्चुरीकृत दूध, ठीक है? पाश्चुरीकृत दूध का अर्थ है कि इसको इस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर दिया गया है, सारे जीवाणुओं को मार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है? आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए पावरफुल एनर्जी का काम करते हैं, जिससे कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना? जो फीवर हो गया है ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीकों के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं? यानी जब आपको वैक्सीन लगाई जाती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है? जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवाई होगी या आप अपने बच्चों को जब वैक्सीन लगवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? पैरासीटामॉल की जो है आपकी गोली दी जाती है या फिर उन बच्चों को सिरप दी जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी समस्याएँ होती हैं, जब ये शरीर आपका उन टीकों को अपने अंदर समाहित करता है, वही आपका एंटीबॉडी बनाता है, यानी वो सेना तैयार करता है। सेना वाली हमने बताई थी ना आपको, कि जब ये अपना बॉडी जो है वो सेना तैयार करता है, तो ऐसे में हमारे शरीर पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। क्या-क्या वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद में? यही आपसे पूछा है। बुखार होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। सिर दर्द होता है? हाँ सर, सिर दर्द भी होता है। बेचैनी भी होती है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा कि टीकों के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो ये सभी प्रभाव होते हैं। जब भी आप कोई भी टीका लगवा करके आएँगे, 2 दिन 3 दिन तक ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीएमआर से क्वेश्चन आ गया है। वैसे आईसीएमआर के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे, ठीक है? टॉप 100 वाली वीडियो बनाएँगे, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। चलिए देखिए, अभी नहीं बनी है, अभी सब लोग पीडीएफ मत माँग रहे हैं, सर आईसीएमआर की पीडीएफ दे दो, अभी नहीं तैयार हुई है भैया, ठीक है? 11-12 तारीख तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको बता देंगे, आप लोग तुरंत पीडीएफ नहीं ले लेना, ठीक है? चलिए देखिए, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला को कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है? यानी अगर कोई महिला है जो कि 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही है, तो बताइए उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए ही चाहिए? आइए देखते हैं, 420 किलो कैलोरी, 620 किलो कैलोरी, 520 किलो कैलोरी या फिर 720 किलो कैलोरी। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 520 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको चाहिए ही चाहिए। जो भी महिला आईसीएमआर 2010 के अनुसार कहा गया, जो भी महिला 7 से 12 माह के शिशु को अगर स्तनपान करा रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है? अब ये टर्मिनल का अर्थ क्या होता है, वो भी आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है? बताइए, गर्भ निरोधक की टर्मिनल विधि क्या है? जन्म का टीका, सबडर्मल प्रत्यारोपण या फिर संयुक्त गोलियां या फिर वैक्सोटॉमी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ये वैक्सोटॉमी होती है, जिसे हम नसबंदी कहते हैं, यह गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि होती है। टर्मिनल विधि का अर्थ है कि ये स्पेशली पुरुषों के लिए होती है, पुरुषों की नसबंदी होती है। इसमें जो शुक्राणु बनते हैं, तो यहाँ पर शुक्राणु के जो नलिका होती है, इसमें लॉक लगा दिया जाता है, ठीक है? मोम वगैरह भर के लॉक लगा देते हैं, तो ये शुक्राणु जो होते हैं वो यहीं पर बन के यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना? इसी विधि को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल विधि कहते हैं। और वैक्सोटॉमी जो है वो टर्मिनल विधि का सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। वैक्सेटॉमी का अर्थ है नसबंदी, ठीक है? चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है, अत्यधिक कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ जिसमें मुख्यतः जल कम होता है, शर्करा अधिक होती है, शहद एवं घी लेने से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जिसमें आपको जल कम है, मतलब जल है ही नहीं उसमें, शक्कर बहुत ज़्यादा है, शहद बहुत बहुत ज़्यादा है, घी बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा रोग इनमें से हो जाएगा? मोटापा होगा, एड्स होगा, निमोनिया होगा, जुकाम होगा? सही आंसर आइए देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोटापा हो जाएगा। अगर आप अत्यधिक कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, घी वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, तो मोटापा नामक रोग हो जाएगा। और ये मोटापा हो गया, समझ लीजिए सारी समस्या की जड़ यही होती है, ठीक है? क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है वो सब हम आपको अपने पीडीएफ में बता चुके हैं। मोटापा रोग के क्या दुष्प्रभाव होते हैं बॉडी पर, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। चलिए नंबर 8 देखिए,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? आइए आंसर देखते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। किसकी वजह से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रात में कम दिखाई देने लगता है। अब ये विटामिन विटामिन के लिए हमने क्या किया पीडीएफ में, पहले पूरे विटामिन डिटेल में समझा दिए हैं। उसके बाद में एक चार्ट बनाकर समझा दिया, टेबल बनाकर समझा दिए, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम सेंटर से पहले आप मान लीजिए रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये टेबल देख लोगे, इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से हमने उन नोट्स को डिज़ाइन किया है। आप आराम से 20 दिन में 2 बार इस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? तो बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। चलिए नंबर 9 देख लेते हैं। नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है, मधुमेह के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है, तो इनमें से कौन-सा खाद्य पदार्थ उसको नहीं लेना चाहिए? विटामिन वो तो ज़रूरी ही है भैया, प्रोटीन ये भी ज़रूरी ही है, खनिज पदार्थ ये तो ज़रूरी ही है, तो फिर क्या नहीं लेना चाहिए? जो आपका पोषक स्वीटनर होता है, स्वीटनर का अर्थ है ऐसी सारी चीज़ें जिनमें मिठास ज़्यादा होती है, मीठी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है? तो कभी भी पोषक स्वीटनर आपको नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है वो लोग कृपया सभी नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड करने से क्या होगा, वो नोट्स हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएँगे। मान लीजिए आपका व्हाट्सएप डिलीट हो गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपको समस्या नहीं होगी, आपके वो नोट्स ऑलरेडी आपके मोबाइल में सेव रहेंगे। तो डाउनलोड ज़रूर कर लिया करो। नंबर 10, अध्ययनों से पता चलता है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कॉर्बिक एसिड से समृद्ध फलों के सेवन से किसमें सुधार आ सकता है? यानी कि आप खाना खा रहे हैं, अगर खाने के साथ में आप एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं? विटामिन सी से युक्त अगर आप फल लेते हैं, तो बताइए क्या फ़ायदा आपको होगा? हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के स्तर पे फ़र्क पड़ेगा, जीवाणुओं से बचेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन के स्तर पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड से युक्त भोजन लेते हैं। जैसे कि आप खाने के साथ में एक आंवले का अचार ले लीजिए या फिर आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, खट्टे फल ले लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका स्तर भी अच्छा बना रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थोड़ा-सा बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए, एक योजना का प्रश्न है। मध्याह्न भोजन योजना की पूरक आहार में निम्न की न्यूनतम व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर जो आपका मध्याह्न भोजन योजना का एक पोषक आहार का एक चार्ट बना रहता है, ठीक है? इस चार्ट में बताया गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें कितनी-कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से ये व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम ये मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। अब क्या है वो? आइए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। बड़ा 4 ऑप्शन है, क्या पढ़ने से मतलब है? पहले आंसर देखते हैं। जो बड़े-बड़े ऑप्शन हैं उनको नहीं पढ़ना, टाइम बचाना है अपन को। देखिए, तो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और 300 कैलोरी ऊर्जा उसमें होनी चाहिए। ये चार्ट में बता रखा है कि न्यूनतम कम से कम इतना तो ज़रूर ही देना चाहिए, जो भी मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, ठीक है? तो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ में 300 कैलोरी उसमें रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए, कौन सा संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों से संबंधित है? वैश्विक जहाँ पर भी शब्द आ जाए तो समझ लीजिए पूरे विश्व की बात हो रही है। तो कौन सा ऐसा संगठन है जो विश्व में स्वास्थ्य मामलों से संबंधित है, विश्व के स्वास्थ्य की जानकारी देता है, जानकारी रखता है? खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ये तो अपने भारत का ही है। रोग नियंत्रण केंद्र, ये भी भारत का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अर्थ है WHO, ठीक है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है पूरे विश्व में सभी के स्वास्थ्य की ध्यान रखना, सभी के स्वास्थ्य की देखरेख करना, ये WHO का कर्तव्य है। तो WHO आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य की बात की गई थी, यानी पूरे विश्व की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखिए, दंत क्षरण के साथ निकटता से जुड़ा हुआ सूक्ष्म जीव कौन सा है? इससे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपके दांत हैं, इन दांतों में जब समस्या होने लगती है, तो कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसकी वजह से आपके दांतों में समस्या होती है? चलिए देख लेते हैं, क्या नाम होगा इसका? कोरिने बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस, कैंडिडा एल्बिकस या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस नामक एक जीवाणु होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है, जिसकी वजह से जो हमारे दांत होते हैं, कहते हैं भैया दांत में उसके कीड़ा लग गया है, और बहुत लोग मंत्र-वंत्र पढ़ कर के कीड़े-वीड़े गिरा देते, निकाल देते हैं मुँह से, ठीक है ना? अब पता नहीं कैसे कौन से साइंटिस्ट हैं, सारे डॉक्टर बेचारे परेशान हैं कि भैया ये ऐसा कौन-सा मंत्र पढ़ देते हैं कि नीचे जो है सारे कीड़े निकल कर के आ जाते हैं, ठीक है ना? तो जो भी हो उनकी इच्छा है, अपन को इतना ध्यान रखना है, अपने मतलब की क्या चीज़ है कि वो जो कीड़े नीचे गिरते हैं, जो दाँत में कीड़े लगते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। देखिए, मज़ा आ रहा है ना क्लास में? बताइएगा।
चलिए 14 नंबर, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ज़िंदगी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए और क्लास भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसको जो है विटामिन एच भी कहा जाता है? इनमें से एक विटामिन ऐसा है जिसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है और उसको हम विटामिन एच भी कभी-कभी प्यार से उसको विटामिन एच भी कह देते हैं कि मतलब ये कह सकते हैं कि घर का नाम उसका विटामिन एच है। कौन-सा है? आइए देखते हैं। बी6, बी7, बी5 या फिर बी9? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन बी7 को हम प्यार से विटामिन एच भी कह सकते हैं और इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिशु की आंख एवं त्वचा की देखभाल के लिए किस विटामिन का योगदान रहता है? यानी कि कोई भी बच्चा है, उसकी आंखों की वृद्धि के लिए और उसकी त्वचा की देखभाल के लिए यानी कि स्किन की वृद्धि के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? चलिए, इसमें सबसे पहले क्या कहा है? सबसे पहले आंख की बात की गई है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है, आपको अभी बताया था, रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तो आंख की बात की गई है, बेसिकली इस पर कहा किससे गया है? आंख की त्वचा की बात की गई है, तो ये आपका विटामिन ए हो जाएगा। अगर पूरे बॉडी की त्वचा की बात की जाती तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से पूरे बॉडी में त्वचा रोग हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले आंख एवं त्वचा की बात की गई है, इस वजह से आपको विटामिन ए इसका सही आंसर लगाना होगा। गाजर और सेब में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर है, एनएचएफएस 2005 के अनुसार, 2005 नहीं है, एनएचएफएस 05 के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुपोषित बच्चों में स्टंटिंग दर क्या है? यानी कुपोषित बच्चे की जो रेटिंग होती है ना, कि इतने कुपोषित बच्चे इतने पर हैं, तो बताइए वो रेट क्या है, वो दर क्या है? मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। 15.7 है, 25.7 है, 35.7 है या फिर 45.7 है? सीधा आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में बच्चों की, कुपोषित बच्चों की स्टंटिंग दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 35.7% है मध्य प्रदेश में स्टंटिंग दर बच्चों की, ठीक है? बस सीधे फैक्ट याद रखना। चलिए 17 नंबर, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी का दुष्परिणाम क्या होता है? यानी अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या दुष्परिणाम हमको देखने को मिलने वाले हैं हमारे बॉडी में? हीमोग्लोबिन समझ रहे हैं? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। इसमें हीम नामक एक जो है मतलब हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो रक्त है इसका कलर रेड होता है। पूछ सकते हैं कि रक्त का कलर लाल क्यों होता है? तो ध्यान रखना, इसमें हीम नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो रक्त है इसका रंग लाल होता है, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन का सीधा-सीधा अर्थ है हमारे ब्लड में, और अगर ब्लड हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो क्या दुष्परिणाम मिलेंगे? यह आपसे पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं। शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाएगी, बिल्कुल भैया शारीरिक वृद्धि में कमी हो ही जाएगी। और अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएँगे। मांसपेशियों के कमज़ोर, बिल्कुल मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएँगी अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जब आपका शरीर ही कमज़ोर हो गया तो कोई ना कोई रोग भी आपको पकड़ लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए 18 नंबर देखिए, रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? यानी आपके बॉडी में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी क्या काम करता है? रेड ब्लड कार्पल्स इसका फुल फॉर्म होता है, और ये हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। कई बार आपको बताया है, ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ब्लड में आरबीसीज पाए जाते हैं। तो यही पूछ रहा है भैया, आरबीसी जो है, अगर रक्त में आरबीसी को बढ़ाना है तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा? आयरन, क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीशियम? सही आंसर आप सबको पता है, आपका ब्लड कब बढ़ेगा? जब आप आयरन युक्त भोजन ग्रहण करेंगे। प्राकृतिक रूप से आयरन किसमें पाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कम से कम 50 बार आपको बता चुके हैं कि प्राकृतिक रूप से आयरन यानी कि लौह तत्व किसमें पाए जाते हैं। देखते हैं किसने बड़े ध्यान से सारी वीडियो देखी है। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करेंगे आप, ठीक है? चलिए, तो आयरन जितना ज़्यादा आप लेंगे उतनी ज़्यादा आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुँचेगा। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनको आयरन और विटामिन डी की गोलियाँ दी जाती हैं। सबको वो विटामिन डी की गोलियाँ और आयरन की गोलियाँ ज़रूर खाना चाहिए। चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आयरन का जो प्राकृतिक तत्व है वो क्या है? कहाँ पर हमको प्रकृति में आयरन देखने को मिलेगा? क्या खाएँगे कि हमको आयरन मिलेगा? चलिए 19 नंबर, ये भी बता दें, एक सब्जी का नाम है। अब तो आप बता ही सकते हो, ठीक है? चलिए, शरीर के किस भाग से कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है? यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं। बताइए उन अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किसकी मदद से किया जाता है? छोटी आंत की मदद से, किडनी की मदद से, लीवर की मदद से या फिर बड़ी आंत की मदद से? आइए देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत की मदद से। कार्बोहाइड्रेट में जो आपके मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या, पूरा भोजन ही रख लो। भोजन जब आपका पच जाता है तो किसकी मदद से निष्कासित करते हैं उसको? ये बड़ी आंत आपकी होती है। ये बड़ी आंत की मदद से, मतलब पहले छोटी आंत होती है, छोटी आंत में अवशोषण हो जाता है। चलिए पूरा ही समझा देते हैं। ये रहा आपका आमाशय। भोजन यहाँ से आया, यहाँ पर पचा,
छोटी आंत में आया, छोटी आंत ने उसका जो है अवशोषण कर दिया, मतलब कि उसमें से सारी चीज़ें निचोड़ लीं। बड़ी आंत में आया, पानी निचोड़ लिया बड़ी आंत ने। अब जो चीज़ें बची हैं, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ जो नली जाती है, वो जाकर के एनस में खुलती है और एनस से जो है पूरा मलबा बाहर निकल जाता है। अब आ गई पूरी बात समझ में? यही आपको नोट्स में पूरा डिटेल में चित्र वगैरह बना करके दिखाया गया है, ठीक है? इसके अलावा हमने बायोलॉजी की अलग से पीडीएफ दे रखी है। उसमें पूरी बायोलॉजी को कवर किया है, क्योंकि बायोलॉजी के 2 ही चैप्टर आने वाले हैं, एक पाचन तंत्र, एक श्वसन तंत्र। लेकिन हम पूरी बायोलॉजी की आपको पीडीएफ दे रहे हैं, उसमें पूरा डिज़ाइन मतलब डायग्राम वगैरह सब कुछ अच्छे से बनाया हुआ है। तो बायोलॉजी की पीडीएफ आपको अन्य एग्ज़ाम में भी काम में आ जाएगी। कंप्लीट बायोलॉजी कवर किया गया है, लेकिन फिर से आपसे कह रहे हैं, उसमें आपको केवल पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र ये 2 ही आपको पढ़नी है, ठीक है ना? बाकी आप पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदर एग्ज़ाम में भी वो काम आने वाली है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है, श्वेत प्लेग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी व्हाइट प्लेग जो होता है, उसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तपेदिक कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं या फिर पीलिया कहते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम उसको तपेदिक कहते हैं। जो टीबी रोग हो जाता है ना, टीबी, आपने सुना होगा टीबी हो गया भाई, टीबी हो गया। इसी टीबी को क्या कहा जाता है? श्वेत प्लेग कहा जाता है, व्हाइट प्लेग कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक का आविष्कार किस देश में सबसे पहले किया गया था? आप सबको पता है भैया, कहीं पर चोट लग जाती है, अरे उसको एंटीसेप्टिक लगा दो, अरे उसको एंटीसेप्टिक के लिए बोरोप्लस लगा दो, सबने सुना होगा ना। तो इस एंटीसेप्टिक क्रीम का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, या फिर एंटीसेप्टिक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? लिवरपूल में, यूरोप में, भारत में या फिर स्कॉटलैंड में? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड में सबसे पहले एंटीसेप्टिक का आविष्कार हुआ था, जिसको अब जो है सब लोग यूज करते हैं। 22 नंबर, आईसीडीएस से प्रश्न आ गया। देखिए, आईसीडीएस का गठन किस किस को मिलाकर के होता है? कुल मिलाकर के आपसे ये पूछ रहे हैं कि आईसीडीएस जो बनाया गया है, इस आईसीडीएस के अंतर्गत कौन कौन आता है, कौन कौन से अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं? चलिए देखें, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईसीडीएस किस किस को मिलाकर बनता है? तो जिला कार्यक्रम अधिकारी भी होते हैं इसमें, बाल विकास अधिकारी भी होते हैं जिसे हम सीडीपीओ कहते हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इन 3-4 लोगों से मिलकर के आईसीडीएस का निर्माण किया जाता है। चलिए 23 नंबर देखिए, हाल ही में पाए गए किस विटामिन में कैंसर विरोधी गुण पाए गए हैं? यानी कि ये विटामिन अगर आप लगातार लेते रहेंगे, अगर आपके शरीर में कैंसर की समस्या है, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है या फिर राहत मिल सकती है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी17 या फिर विटामिन सी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन बी17 में कैंसर को समाप्त करने के गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 24 नंबर, फिर से आईसीएमआर से प्रश्न आ गया है। आईसीएमआर आपके लिए महत्वपूर्ण है, फिर से आपको बता रहे हैं। आईसीएमआर की पीडीएफ अलग से बना करके क्लास करा देंगे और पीडीएफ भी आपको दे देंगे। फिलहाल आपकी 10-10 प्रैक्टिस सेट वाली जो पीडीएफ है, वो बहुत जल्द कल या परसों में आपको दी जाएगी। थोड़ी तबीयत खराब होगी, नहीं अभी तक कंप्लीट कर लिए होते, ठीक है ना? तो आपको बता देंगे कब आपको दी जाएगी। 10-10 प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट के, और जितने भी टॉप 100 अभी तक बनाई गई हैं, उन सब की पीडीएफ एक साथ में दी जाएगी, जिसकी जानकारी आपको कल हम देने वाले हैं, ठीक है? चलिए, आईसीएमआर 2024 के अनुसार संतुलित आहार के अंतर्गत भोजन में कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए? मतलब कि आपसे टोटल ये पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई भोजन कर रहे हैं, इसमें 100% आपको ऊर्जा मिल रही है, तो उसमें से कितनी परसेंट ऊर्जा आपको केवल प्रोटीन से मिलनी चाहिए? यह आपसे पूछ रहे हैं। 50 से 55, 45 से 50, 30 से 35 या फिर 10 से 15? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 से 15% जो ऊर्जा है, वो आपको प्रोटीन से मिलनी चाहिए। इतना खाना आपको खाना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? आईसीडीएस से प्रश्न है, आईसीडीएस के अंतर्गत इनमें से कौन सा विकल्प नहीं आता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता, आईसीडीएस में शामिल नहीं है? पोषण एवं शिक्षा, ये तो दी ही जाती है। पूरक पोषण, आईसीडीएस में पोषण तो दिया जाता है, पूरक पोषण खाना पीना दिया जाता है। विद्यालय पूर्व शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि बच्चों को लेकर के जाते हैं आंगनवाड़ी में, ठीक है? आंगनवाड़ी में 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो आंगनवाड़ी से डब्ल्यूएचओ का कोई लेना देना नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा ऐसा विकल्प है जो आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता है। 26 नंबर, आईसीएमआर से प्रश्न है, आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो बताइए कितनी मात्रा में उसको आयोडीन प्रतिदिन लेना चाहिए? अब सीधे आंसर देखते हैं, क्योंकि थोड़ी समस्या हो रही है हमें, ठीक है? आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 250 यूनिट आयोडीन की जो है मात्रा लेनी चाहिए। आईसीएमआर में इसका वर्णन किया गया है। चलिए 27 नंबर,
डीपीटी टीकाकरण जो होता है, जो डीपीटी का टीका लगाता है, वो किसके खिलाफ सुरक्षा को देता है? यानी डीपीटी का टीका अगर आपने लगवा लिया, तो कौन-कौन से रोगों से आपको सुरक्षा मिल सकती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डायरिया से, दस्त, पोलियो, टिटनिस से, डिप्थीरिया, पर्टुसिस से या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस, इन तीनों से रक्षा करता है कौन? डीपीटी। और ध्यान रखना, पर्टुसिस को ही काली खांसी कहा जाता है, नहीं तो कहीं कंफ्यूज हो जाए, ऑप्शन में काली खांसी दे दें, फिर आपको ये काली खांसी तो पढ़ाई नहीं थी सर ने तो पर्टुसिस बताई थी, इसलिए आपको बता देते हैं, पर्टुसिस को ही काली खांसी कहा जाता है। 28 नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध हुई? कुल मिलाकर पूछ रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार बनी थी, वो कब बनी थी? सीधे आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, 1983 में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी थी। 29 नंबर पर चलते हैं, देखिए, किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त घोषित किया था? यानी कि किस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने यह कह दिया था कि भैया अब भारत जो है वो टिटनेस मुक्त हो चुका है। टिटनेस मुक्त का अर्थ है कि अब ना तो किसी महिला में टिटनेस है और ना ही किसी बालक में टिटनेस होगी। कब कहा था ऐसा डब्ल्यूएचओ ने? 2015, 14, 20, 10। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2015 में डब्ल्यूएचओ ने कह दिया भारत अब नवजात शिशु और महिलाओं में टिटनेस मुक्त है, यानी कि नवजात शिशु में और महिलाओं में टिटनेस नहीं हो सकती है भारत में। चलिए नंबर 30, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कारण है जिसकी वजह से हमारे भारत में क्या है, कुपोषण फैलता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है जिससे कि सारा भोजन टाइम टू टाइम बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। अज्ञानता, हमको पता भी नहीं है क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। इसी के लिए तो आपको हम क्लास पढ़ा रहे हैं, इसी के लिए तो आपको हमने पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब ठीक है। उसके बाद में गरीबी है, कुछ लोगों के पास में पैसे ही नहीं है कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सकें, इसीलिए आईसीडीएस ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे कि पोषक तत्व, आयरन की गोलियां, विटामिन डी की गोलियां सभी तक उसकी पहुंच हो सके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाने वाला है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, आप देख सकते हैं, 7052547003। इसी पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स तुरंत मंगा लेने हैं। ये नोट्स आपके लिए जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है उनके लिए 10 से 15 नंबर का बूस्टर का काम करेंगे। 10 से 15 नंबर उनके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से इन नोट्स को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना? और जो लोग समस्या में हैं कि सर अब टाइम नहीं बचा है, वो भी इस नोट्स को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लेकर के देखिए एक बार। चलिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। बाकी एमपीएसआई, एमपीटेट, आबकारी, एमपी पुलिस, जेल, वन रक्षक, सबके नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।